नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा गुप्ता, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, सीनियर कंसल्टेंट, एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। नवंबर स्टमक कैंसर के अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है। तो आज मैं इस कैंसर की बीमारी से संबंधित कुछ आपको जानकारी देना चाहती हूँ। पहले तो ये जान लें स्टमक कैंसर होता क्या है। तो पेट बहुत एक आम भाषा में उसको यूज़ किया जाता है, लेकिन पेट की डेफिनेशन होती है जो फूड पाइप होता है जिसको ईसोफेगस कहते हैं, और वो जो फूड पाइप जब एक थैली जैसी होती है उसको स्टमक कहते हैं। वो गैस्ट्रिक अगर मेडिकल टर्म में बोला जाए तो उसको गैस्ट्रिक बोलते हैं, और नॉन मेडिकल टर्म में इंग्लिश में उसको स्टमक कहा जाता है। तो वो फूड पाइप जो कि ईसोफेगस है और वो स्टमक से जाके जहाँ जुड़ता है, जिस थैली से जुड़ता है उसको स्टमक कहते हैं। तो इस थैली में, इस स्टमक में जो कैंसर उत्पन्न होता है उसको गैस्ट्रिक कैंसर कहा जाता है। और गैस्ट्रिक कैंसर का इंसिडेंस दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे कि बाकी के कैंसर के इंसिडेंस भी बढ़ रहा है। जैसे कि मैंने पहले अपने वीडियोस में बताया कि प्रेजेंटली जो कैंसर का इंसिडेंस है वो 20 मिलियन है, और कैंसर से मरने वाले जो इंसिडेंस है वो है लगभग 50%, यानी कि 10 मिलियन। अब गैस्ट्रिक कैंसर की अपने आप में बात करें तो गैस्ट्रिक कैंसर का जो इंसिडेंस है वो है अप्रॉक्सीमेटली अभी 2020 में ग्लोबोकॉन डेटा के हिसाब से 1.09 मिलियन, जो कि इंक्रीज़ करके 1.77 मिलियन हो जाएगा 2040 में। और गैस्ट्रिक कैंसर अलोन से मरने वाले जो पॉपुलेशन रहेगी वो अभी है 769 के, जो कि इंक्रीज़ करके 1.31 मिलियन हो जाएगी 2040 में। गैस्ट्रिक कैंसर का जो नंबर है इंसिडेंस में, जैसे कि पहले सबसे पहला नंबर कैंसर का ग्लोबली है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, और 5th नंबर पे आता है गैस्ट्रिक कैंसर। और मरने वाली जो संख्या है, सबसे पहले जो लीडिंग कॉज है कैंसर से मरने वालों में, उसमें आता है लिवर कैंसर, उसके बाद कोलोरेक्टल, लंग, फिर ब्रेस्ट और स्टमक कैंसर। तो इस तरीके से स्टमक कैंसर से मरने वाले लोग काफ़ी हैं, क्योंकि इसका डायग्नोसिस बहुत देर से पता चल पाता है। नॉन स्पेसिफिक लोगों को लगता है कि ये पेट में दर्द है या हल्का फुल्का कुछ है, तो वो ध्यान बहुत लेट जाता है, और जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक उसका स्टेज काफ़ी बढ़ जाता है। जिस स्टेज पर वो आते हैं उस समय वो क्योर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। इसका कॉज क्या है? गैस्ट्रिक कैंसर के कॉजेज़ क्या होते हैं? जो हम लोग की लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल, सेडेंटरी हैबिट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, हेरिडिटरी कैंसर्स, कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं गैस्ट्रिक वाला, जैसे कि एप्स्टीन बार वायरस, कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो कि कॉज करते हैं, जैसे कि एच पायलोरी बैक्टीरिया। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि गैस्ट्रिक कैंसर कॉज करते हैं। अब गैस्ट्रिक कैंसर में इसमें भी जो मोस्ट कन्विंसिंग जो फैक्टर हैं जो कॉज करते ही करते हैं गैस्ट्रिक कैंसर को, वो है क्रॉनिक एच पायलोरी इन्फेक्शन, जो कि मैंने बताया कि बैक्टीरिया होता है, और कई लोगों के वो पेट में वो इन्फेक्शन रहता है और काफ़ी सालों तक रहता है। तो जब वो एच पायलोरी इन्फेक्शन जो है काफ़ी साल हो जाते हैं, तब फिर वो जाके कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा जो मोस्ट कन्विंसिंग इटियोलॉजिकल फैक्टर है वो है स्मोकिंग, धूम्रपान करना। धूम्रपान अपने आप में बहुत ख़राब होता है हर चीज़ के लिए, हर ऑलमोस्ट सब बीमारियां इससे होती हैं, जिसमें कि एक ही गैस्ट्रिक कैंसर भी इससे होता है। अदर प्रोबेबल जो कॉजेज़ हैं गैस्ट्रिक कैंसर के, वो आते हैं हाई कंजम्पशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक्सेसिव, उसका आप अगर नहीं कर रहे हैं तो एक्सेसिव, बहुत ज़्यादा अगर खाने में नमक ले रहे हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, आप प्रोसेस्ड मीट, जो रेड मीट होता है या प्रोसेस्ड मीट होता है, वो अगर ज़्यादा ले रहे हैं, या अब ओबेसिटी है तो ओबेसिटी के कारण कई बार लोगों को एसिड मुंह में आ जाता है, जिसको कि रिफ्लक्स कहते हैं, और मेडिकल टर्म में इसको गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहा जाता है। तो वो ये इंटरलिंक्ड है, मोटापा और उसके बाद सेडेंटरी हैबिट, और उसके बाद फिर ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। तो ये एसिड का वापस आना, पेट में जो है स्टमक में एसिड बनती है, वो अगर वापस ऊपर आती है तो वो फिर गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कॉज करता है, फिर वो जाके जो कि बाद में कैंसर भी कॉज कर सकता है। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एप्स्टीन बार वायरस, और फिर हाई कंजम्पशन ऑफ एल्कोहल, टाइप 2 डायबिटीज़, और सजेस्टिव जो थर्ड काफ़ी जिसका एविडेंस कम है
उन फैक्टर्स में आता है, आप अगर फाइबर की मात्रा कम ले रहे हैं अपने खाने में, ये और जो है कुछ जेनेटिक फैक्टर्स। तो इस तरीके से एटियोलॉजी में ये जैसे बताया मैंने ये रहता है। और गैस्ट्रिक कैंसर जैसे तुरंत नहीं होता, जैसे कि मैंने बताया अभी एच पाइलोरी जो इन्फेक्शन होता है वो स्टमक में है और वो काफ़ी सालों तक अगर रहता है तब जाके वो कैंसर में परिवर्तित होता है। इसकी एक स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पहली स्टेज में नॉर्मल आपकी म्यूकोजा है, गैस्ट्रिक म्यूकोजा है, फिर कुछ साल बाद यानी कि एट द रेट ऑफ 0.1% पर ईयर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद ये लो ग्रेड डिस्प्लेजिया में होगा, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया, और उसके बाद जाके गैस्ट्रिक कैंसर ये कॉज करता है। तो आपके पास बहुत बड़ा एक टाइम पीरियड है जिसके बीच में अगर आप इस एच पाइलोरी बैक्टीरिया का आप ट्रीटमेंट करा लें तो ये कैंसर में परिवर्तित होने से रोक लेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट हो जाएगा, एच पाइलोरी बैक्टीरिया खत्म हो जाएगा और फिर गैस्ट्रिक कैंसर होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। तो ये नेचुरल हिस्ट्री है। उसके बाद इसको हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया एच पाइलोरी इन्फेक्शन, कुछ कंट्रीज़ में गैस्ट्रिक कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारे जापान, चाइना और साउथ कोरिया, इन कंट्रीज़ में गैस्ट्रिक कैंसर काफ़ी हाई इंसिडेंस है। यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग कर दिया है। इसका क्या मतलब है कि जो ऑलरेडी वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी रिस्क पे है इस कैंसर के लिए, तो उनका हर 3 साल पे एंडोस्कोपी दूरबीन द्वारा गैस्ट्रिक की जांच की जाती है, और उसमें अगर एच पाइलोरी उनको अगर कहीं पे भी कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखती है, कुछ शंका होती है, तो उसमें से बायोप्सी ले लिया जाता है और उस बायोप्सी के आधार पे उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मान लीजिए एच पाइलोरी इन्फेक्शन उसमें मिलता है तो फिर उसको एच पाइलोरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट होता है। या मैंने जैसे बताया कि पहले की जो स्टेजेस हैं उसमें अगर कोई भी स्टेज मिलती है पैथोलॉजी में तो फिर उसका उस हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये तो है जापान, चाइना और साउथ कोरिया की बात कि यहाँ पे इंसिडेंस ज़्यादा है। लेकिन अगर हमारे अपने देश की बात करें, इंडिया की या एशिया की बात करें, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक कैंसर का इंसिडेंस कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पे रेड मीट का जो कंजम्पशन है वो कम है। यहाँ पे जिनको हाई रिस्क है, जैसे कि जिनको कंप्लेंट्स आती हैं, कोई आता है सिम्टम्स लेकर आता है, तो उसमें दूरबीन द्वारा जांच की जाती है और फिर उसके हिसाब से डायग्नोसिस होता है। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं, या फिर पेशेंट की फैमिली में किसी को गैस्ट्रिक कैंसर रहा है तो उसके अटेंडेंट का रिकमेंडेशन है कि आप दूरबीन द्वारा अपनी जांच कराते रहें हर 3-3 साल पे, अदरवाइज इंडिकेटेड नहीं है। तो अब ये बात हुई प्रिवेंशन की कि कैसे प्रिवेंट करना है। आगे इसके लक्षण क्या हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है और आपको कब अपने डॉक्टर से मिलना है। तो सिम्टम्स में जो इसमें सबसे पहला जो सिम्टम होगा वो होगा उल्टी होना। ये पेट है, पेट के अंदर कोई अगर मांस पड़ा हुआ है तो आप कुछ खाना खाएंगे तो वहाँ जगह ही नहीं है ना, जगह नहीं है तो वो पेट वापस फेंकेगा, तो इस तरीके से उल्टी होगी। दूसरा, क्योंकि जगह नहीं है आपका पेट जल्दी भर जाएगा, तो यानी कि जल्दी से आप थोड़ा खाना खाएंगे आपको महसूस होने लगा कि आपका पेट जो है जल्दी भर जा रहा है, तो वॉमिटिंग हो गई। दूसरा, आपका पेट अर्ली सैटिस्फाइड यानी कि जल्दी पेट भर जाएगा। तीसरा, कई बार जहाँ पे फूड पाइप है और स्टमक जहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं तो वहाँ की जो ल्यूमेन होता है वो काफ़ी नैरो होता है, तो अगर वहीं पे कैंसर है तो क्या होगा कि खाना नीचे ही नहीं जाएगा। आपने खाना खाया और उसके बाद वो पेट में ही नहीं जा रहा तो वो उल्टा आप वापस आएगा। तो आपको मरीज क्या कंप्लेन करते हैं कि हम खाना ही नहीं खा पा रहे हैं। जैसे शुरू में बताएंगे कि पहले तो हम रोटी नहीं जा रही है। दूसरा, कई बार हो सकता है कि जब ये बढ़ता चला जाएगा तो और स्पेस कम हो गया, तो क्या होगा कि फिर धीरे धीरे करके लिक्विड्स भी जाने बंद हो जाएंगे। तो ये एक धीरे धीरे ये प्रक्रिया होती है कि पहले सॉलिड फूड नहीं जा रहा, फिर लिक्विड्स नहीं जा रहा, तो इसको डिस्फेजिया बोलते हैं। तो वॉमिटिंग हो गई, डिस्फेजिया हो गया, अर्ली सैटिस्फाइड हो गई। फिर क्या हो सकता है, अब चूंकि खाना नहीं प्रॉपर मिल रहा है तो वीकनेस होगी, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि जो आयरन होता है वो पेट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है, तो आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो वीकनेस आएगी, वेट लॉस हो जाएगा। और क्या हो सकता है, फिर आपको इस तरीके से जब अगर बहुत बड़ा अगर वहाँ के आसपास के एरिया में भी फैल गया, स्टमक से बाहर निकल गया, तो फिर
पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, लास्ट होता है। तो इसीलिए क्या होता है ना कि ये बहुत नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। मरीज सोचता है, पेशेंट यही सोचता है कि गैस बन रही है, भूख नहीं लग रही, तो इस तरीके की कॉमन सिम्टम्स हैं, पता चलता नहीं है। जब पेन, क्योंकि इसमें बहुत लास्ट में होता है, तो जब पेन लास्ट में होता है तो जब तक पेशेंट डॉक्टर के पास आता है पेन की कंप्लेन लेके, फिर डायग्नोसिस जब बनती है तब तक वो ऑलरेडी स्टेज 4 में हो चुका होता है। तो वहाँ पे ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम बचा पाएँ पेशेंट्स को। लेकिन जो मैंने सिम्टम्स बताया, अगर आप उस पर ध्यान करेंगे तो ये सिम्टम्स, अगर थोड़ा सा भी आपको लग रहा है 1-2 महीना हो गया, तो आपको डॉक्टर के पास आके मिलने की आवश्यकता है। और इसके डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। तो मोस्ट कॉमन, जैसे मैंने बताया, स्क्रीनिंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए अपर जीआई एंडोस्कोपी, वैसे ही डायग्नोसिस के लिए भी दूरबीन द्वारा जो जांच होती है, जिसको कि अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं, वो गोल्ड स्टैंडर्ड है। डॉक्टर उसको एंडोस्कोपी ट्यूब डालते हैं, उसके द्वारा, वो ट्यूब के द्वारा वो पेट देखते हैं, और कहीं पे भी अगर उनको अनहेल्दी टिश्यू दिखाई देता है तो उसकी वो बायोप्सी ले लेते हैं। बायोप्सी में पता चल जाता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि हाँ, ये कैंसर है या नहीं, और कैंसर है तो किस टाइप का कैंसर है। क्योंकि हर कैंसर, पेट में भी जो कई तरीके के कैंसर होते हैं, उन सबका ट्रीटमेंट जो है डिफरेंट होता है। दूसरा जो और इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो होते हैं ब्लड टेस्ट, फुल ब्लड टेस्ट देखना होता है, बाकी कहीं और फैला तो नहीं है, कहाँ तक फैला हुआ है, तो उसके लिए सीटी स्कैन करवाते हैं, थोरैक्स का या फिर पेट पूरा होल एब्डोमेन का, देखने के लिए कि बीमारी का एक्सटेंट कहाँ तक है, स्टमक तक सीमित है या वो आसपास के एरिया में गया हुआ है, या फिर डिस्टेंट, यानी कि फेफड़ों में गया है, लिवर में गया है। तो इससे स्टेजिंग पता चलती है। तो ये कुछ टेस्ट हैं जिससे डायग्नोसिस बनती है। एक पेट सीटी स्कैन भी है जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर वो एडवांस स्टेज है तो उसमें हम लोग रेकमेंड करते हैं कि पेट सीटी भी कराएं। अब लेटेस्ट इसका ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट कैसे हो गया, डायग्नोसिस, सिम्टम्स हो गए, प्रिवेंशन हो गया, सिम्टम हो गया, डायग्नोसिस हो गई। अब मैनेजमेंट क्या करना है, मैंने बहुत सिंपल रखा है इसको, सिंपल भाषा में, कि 2 स्टेजेस में बांट रखा है। एक अर्ली स्टेज कैंसर, एक लेट स्टेज कैंसर। तो अगर जो अर्ली स्टेज कैंसर है तो वो तो कई बार दूरबीन द्वारा भी, बहुत ही अर्ली स्टेज होता है, स्टेज 1A, तो वो दूरबीन द्वारा ही ठीक हो जाता है। जब एंडोस्कोपी करते हैं उसी समय हम उसको ट्रीट भी कर देते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा एडवांस स्टेज होता है तब उसमें मल्टी मोडालिटी ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी और इम्यून थेरेपी। तो ये 4 मोडालिटीज़ हैं जो कि गैस्ट्रिक कैंसर के लिए यूज़ होती हैं, और ये आगे पीछे यूज़ होती हैं। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो स्टेज है वो कौन सी स्टेज है। अगर लोकली थोड़ी सी स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 2 है तो सर्जरी अगर पॉसिबल है तो सर्जरी पहले हो जाएगी, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए रेडिएशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट। अगर बहुत एडवांस स्टेज है तो कीमोथेरेपी दिया जाएगा, और बहुत ही एकदम स्टेज 4 है तो सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट होता है वो होता है। तो जैसा कि आज हमने जाना स्टमक कैंसर के बारे में, और मैं चाहूँगी कि आप लोग अगर इस तरीके से कोई सिम्टम्स देखते हैं अपने आसपास या खुद को, तो आके अपने डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद।